हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी विथ आलू। फ्रेंड्स, आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो करेंगे रेस पे, यानी प्रजाति, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वो नेट एग्जामिनेशन हो या हायर एजुकेशन या पीजीटी, ठीक है, तो हर एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं हम इस सीरीज के पहले क्वेश्चन को। ठीक है, अभी हमारे यहाँ ऑनलाइन इसी संडे को टेस्ट हुआ था, ठीक है, 100 क्वेश्चन का। तो उसमें कुछ क्वेश्चन जो था रेस पे वो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था, तो वो ग्रुप पे मतलब कि कह रहे थे कि मैम इसको जरा बता दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा या ऐसा क्यों है। ठीक है, तो आप भी यहाँ पे समझ लेंगे। ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वो है कि किसने कहा है कि प्रजाति एक बृहद जैविकीय मानव समूह है। ठीक है, यानी जो रेस है वो एक बृहद जैविकीय मानव समूह है। ये डेफिनेशन किसने दी है? ठीक है, प्रजाति एक बृहद जैविकीय मानव समूह है, ये परिभाषा पूछी गई है। और ये परिभाषा किसने दी है? फ्रेंड्स, ये परिभाषा कई बार एग्जामिनेशन में पूछी भी गई है, नेट में भी आई है और पीजीटी एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चन प्रजाति पे आया हुआ है। ठीक है, तो ये जो परिभाषा है वो किसकी है? हॉवेल, फ्रेंच बोआज, जिन्सबर्ग या अर्नोल्ड ग्रीन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एक बार आप भी गेस करिएगा। हॉवेल, फ्रेंच बोआज, जिन्सबर्ग या अर्नोल्ड ग्रीन जी ने। ठीक है, तो किसने ये डेफिनेशन दी? तो प्रजाति एक बृहद जैविकीय मानव समूह है, ये परिभाषा दी है किसने? फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी अर्नोल्ड ग्रीन जी ने। अर्नोल्ड ग्रीन ने ये परिभाषा दी थी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने प्रजाति की परिभाषा इस प्रकार दी है कि वह वैज्ञानिक अवधारणा जो मानव प्रकार के जैविक समूहों पर ही लागू होती है। ठीक है, यानी वह वैज्ञानिक अवधारणा जो मानव प्रकार के जैविक समूहों पर ही क्या होती है? वो लागू होती है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन किसने दी है? ये फ्रेंड्स, ये जो डेफिनेशन दी है डीएन मजूमदार, आरके मुखर्जी, क्रोबर या मेलिनोस्की। ठीक है, तो ये परिभाषा किसकी है हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एएल क्रोबर महोदय ने। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि निम्न में से एक हमें गलत को पहचानना है। ठीक है, यानी यहाँ पे सारी डेफिनेशन दी गई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में कई बार ये सब डेफिनेशन आई भी हुई है। ठीक है, यहाँ पे इसलिए लगाया गया है क्योंकि यहाँ पे जब इकट्ठे रहता है परिभाषा तो उसी समय क्या होता है कि हमको पता चल जाता है और हमको अच्छे से लर्न भी हो जाता है। ठीक है, तो प्रजाति पे चूंकि क्वेश्चन बना हुआ है तो सारी डेफिनेशन बुकें वगैरह जो भी इम्पोर्टेंट है वो सारा मतलब साल करवाया गया है। ठीक है, तो देखेंगे भारत प्रजातियों का एक अजायब घर है। ये डेफिनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कई बार पूछी गई कि भारत प्रजातियों का एक अजायब घर है, ये किसने कहा है? ठीक है, तो ये किसने कहा था फ्रेंड्स? ये कहा था डीएन मजूमदार जी ने। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा राइट हो गया। ठीक है, दूसरा है कि प्रजाति एक प्राणी शास्त्रीय अवधारणा है। ठीक है, जो प्रजाति है ये एक प्राणी शास्त्रीय अवधारणा है, ये किसने कहा है? बीसेंज योंग बीसेंज। तो ये भी राइट हो गया। ठीक है, तीसरा हमारा है कि प्रजाति को एक विशिष्ट प्राणी शास्त्रीय प्रत्यय किसने माना? देखिए यहाँ पे प्रजाति एक प्राणी शास्त्रीय अवधारणा है, ये किसने कहा था? बीसेंज योंग बीसेंज जी ने। ठीक है, अब ये तीसरे नंबर पे सी ऑप्शन में कि प्रजाति को एक विशिष्ट प्राणी शास्त्रीय प्रत्यय कौन मानते हैं? ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स 3 लोग का नाम आता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ग्रीन, क्रोबर और मैकाइवर। तो कभी कभी क्या होता है कि कभी ग्रीन को दे दिए या क्रोबर या मैकाइवर, तो आप तीनों लोगों को अच्छे से लर्न करके इसको रखना है। ठीक है, यानी अगर ग्रीन है ऑप्शन में या क्रोबर या मैकाइवर कोई भी आते हैं तो ये हमें लगाना है। प्रजाति को एक विशिष्ट प्राणी शास्त्रीय प्रत्यय मानते हैं ये लोग। ठीक है, तो ये तीनों नाम हो गए। अब देखिए चौथा जो क्वेश्चन है वो है कि प्रजाति के बदले निजाति समूह को किसने माना? ठीक है, प्रजाति के बदले यानी प्रजाति को ना मान करके, ठीक है, निजातीय समूह को किसने माना है? तो यहाँ पे देखिए होबेल दिया गया है। क्या दिया गया है? होबेल। तो फ्रेंड्स होबेल नहीं है। ठीक है, और यही हमारा क्या होगा? राइट आंसर भी होगा कि प्रजाति को के बदले निजातीय समूह को होबेल नहीं मानते, ये कौन मानते हैं?
ये मानते हैं हक्सले महोदय। कौन? जूलियन हक्सले महोदय प्रजाति के बदले निजातीय समूह को मान्यता देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। आप इसको यहीं पे लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, जूलियन हक्सले प्रजाति के बदले निजातीय समूह को मान्यता देते हैं। ठीक है, ना कि होबेल। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक दी गई है, रेसेज एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, रेसेज एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया पुस्तक के राइटर कौन है? समनर, मजूमदार, गिलिन गिलिन या क्रोवर। ठीक है, तो रेसेज एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया जो बुक लिखी थी, ये किसने लिखी थी फ्रेंड्स? ये लिखी थी डी.एन. मजूमदार जी ने। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है डी.एन. मजूमदार जी की। कई बार नेट एग्जामिनेशन, पीजीटी और कई बार एग्जामिनेशनों में ये पूछी गई है। ठीक है, देखिए, उक्त में से नार्डिक प्रजाति यानी निम्न में से जो नार्डिक प्रजाति है कि कौन सी एक विशेषता नहीं है, ये बताना है। यानी इसमें 3 विशेषताएं हैं और एक को उसमें नहीं दिया गया, यानी वो नार्डिक प्रजाति की विशेषता नहीं है, तो ये हमें बताना है। देखिए, छोटा सिर, लंबा कद, नीली आंखें, गुलाबी आभा, लिए गौर वर्ण। ठीक है, तो इसमें क्या होगा राइट आंसर नार्डिक प्रजाति की? ठीक है, कि वो देखिए जो लंबा कद है वो है फ्रेंड्स। ठीक है, लंबा कद ये होता है, नीली आंखें होती हैं और गुलाबी आभा लिए गौर वर्ण भी होता है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें हो जाएंगी, लेकिन छोटा जो सिर दिया गया है ये नहीं होगा। उनका क्या होता है नार्डिक प्रजाति? बड़ा सिर होता है, ना कि छोटा सिर। ठीक है, तो ये आप लर्न कर लीजिएगा, यही नहीं है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ये विशेषता नार्डिक प्रजाति की नहीं है, बड़ा सिर है ना कि छोटा सिर। ठीक है, चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि रिजले ने भारतीय प्रजातियों को कुल कितने भागों में बांटा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हर्बर्ट रिजले ने भारतीय जो प्रजातियों को कुल कितने भागों में विभाजित किया है। ठीक है, या बांटा है? 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो कितने भागों में बांटा था फ्रेंड्स हर्बर्ट रिजले ने भारतीय प्रजातियों को? तो इन्होंने 7 भागों में, कितने? 7 भागों में इन्होंने भारतीय प्रजातियों को बांटा था। वहीं पे बीसी गुहा जी आते हैं। ठीक है, वो भी आप यहीं पे समझ लेंगे, क्योंकि कभी कभी रिजले और गुहा का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बीसी गुहा ने कितने भागों में बांटा था? 6 भागों में। ठीक है, तो आप इसको लर्न कर लीजिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रिजले 7 भागों में और बीसी गुहा जी ने 6 भागों में बांटा था। ठीक है, चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखेंगे। निम्न में से एक गलत पुस्तक को पहचानना है। ठीक है, यानी यहाँ पे पुस्तकें दी गई हैं। ठीक है, और वो देखेंगे कि कौन सी एक बुक है जो उसके राइटर सही नहीं है, बाकी 3 बुकें सही हैं। देखिए, पीपल ऑफ इंडिया बुक दी गई है, हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया, द मिथ ऑफ कास्ट सिस्टम और व्हाट इज रेस। ठीक है, ये 4 बुक दी गई हैं, उनके राइटर दिए गए, हमें बताना है कि कौन सी बुक सही नहीं है। ठीक है, तो पीपल ऑफ इंडिया देखिए हर्बर्ट रिजले की बुक है, बहुत ही फेमस बुक है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछी गई है। फ्रेंड्स, कभी कभी कंफ्यूजन होता है, अगर रिजले नहीं है ऑप्शन में, ठीक है, अगर रिजले हैं तो रिजले लगेंगे, और ऑप्शन में के.एस. सिंह है, ठीक है, तो के.एस. सिंह को लगा देना है। ठीक है, पीपल ऑफ इंडिया हर्बर्ट रिजले की बुक है, लेकिन अगर ऑप्शन में रिजले नहीं है तो हम किसको लगाएंगे? के.एस. सिंह को। ठीक है, आप लर्न करके रखिएगा अच्छे से। हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया, ये बुक किसने लिखी है? हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, ये है केतकर की बुक। किसकी है? केतकर की, तो ये भी बुक राइट हो गई। द मिथ ऑफ कास्ट सिस्टम, ठीक है, इन्होंने कहा था ना जाति का, इन्होंने जाति का पूर्व कल्पित विचार भी दिया था। क्या दिया था? नर्मदेश्वर प्रसाद, यानी ये भी बुक क्या हो गई? राइट हो गई, नर्मदेश्वर प्रसाद। और इन्होंने जाति का पूर्व कल्पित विचार दिया था। ठीक है, ये भी एग्जामिनेशन में नेट के पूछा गया कि जाति का पूर्व कल्पित जो विचार है वो किसने दिया है? तो नर्मदेश्वर प्रसाद जी ने, और इन्होंने बुक लिखी थी द मिथ ऑफ कास्ट सिस्टम। तो ये भी बुक नर्मदेश्वर, यानी तीनों बुक के ऊपर से जो है वो क्या हो गई? राइट हो गई। लेकिन अब डी नंबर पे देखिए व्हाट इज रेस दिया गया है, जो हमारी लास्ट बुक है व्हाट इज रेस, ये किसकी बुक है? ये क्रोवर की बुक नहीं है फ्रेंड्स, किसकी?
क्रोबर की ये बुक नहीं है। इसके जो राइटर हैं वो क्रोबर नहीं है। तो इसके राइटर कौन होंगे फ्रेंड्स? इसके राइटर हैं बील्स, मैं यहीं पे नोट कर दे रही हूँ, आप इसको लर्न कर लीजिएगा, बील्स एंड हाइजर। आजकल नेट एग्जामिनेशन में बहुत सारी नई बुकें भी पूछी जा रही हैं, ठीक है। तो बील्स एंड हाइजर इसके राइटर हैं। व्हाट इज रेस इन्होंने बुक लिखी थी, क्रोबर की ये बुक नहीं है, ठीक है। तो डी हमारा क्या हो जाएगा, वो डी हमारा राइट आंसर होगा। बाकी तीनों बुकें जो तीनों बुकें ऊपर हैं वो सारी राइट है, ठीक है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से गलत कथन को हमें छांटना है, ठीक है। यानी निम्न में से गलत कथन को छांटना है। निजात केंद्रीयतावाद की अवधारणा, ठीक है। निजात केंद्रीयतावाद, निजात केंद्रीयतावाद की जो अवधारणा है किसने दी थी? डब्ल्यू.जी. समनर ने। किस बुक में दिया था फ्रेंड्स? कई बार मैंने ये बताया है आपको, ठीक है। आप कमेंट भी करते रहिएगा। निजात केंद्रीयतावाद की अवधारणा यानी एथनोसेंट्रिज्म जिसे कहते हैं, कभी कभी हिंदी में निजात केंद्रीयतावाद और इंग्लिश में ही कभी लिख के दे देते हैं एथनोसेंट्रिज्म। तो एथनोसेंट्रिज्म की जो अवधारणा दी थी वो किसने दी थी? डब्ल्यू.जी. समनर ने। और कौन सी बुक इन्होंने लिखी थी? फोकवेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, कई बार एग्जामिनेशन में ये बुक भी पूछी गई है, ठीक है। फोकवेज नामक पुस्तक में डब्ल्यू.जी. समनर जी ने निजात केंद्रीयतावाद की अवधारणा दी थी, ठीक है। देखिए जो दूसरा है बी नंबर पे, वहां पे दिया गया है प्रजाति केंद्रवाद की अवधारणा। तो प्रजाति केंद्रवाद की अवधारणा मैकाइवर योंगपेज, तो ये फ्रेंड्स गलत है। यानी प्रजाति केंद्रीयतावाद की जो अवधारणा है ये मैकाइवर योंगपेज ने नहीं दी है, ठीक है। किसने दी है? ये दी है दुर्खीम महोदय ने, ठीक है। आप इसको लर्न कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रजाति केंद्रवाद की जो अवधारणा है ये दी है इमाइल दुर्खीम जी ने, ठीक है। अब सांस्कृतिक विलंबना यानी कल्चरल लैग, सांस्कृतिक विलंबना ये जो अवधारणा है ये किसने दिया है? ये दिया है आगबन महोदय ने। किसने? आगबन। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए डी नंबर पे है भौतिकतावाद की अवधारणा, ठीक है। भौतिकतावाद की अवधारणा ये किसने दिया था? कार्ल मार्क्स। तो यानी तीनों ये राइट हो गया, लेकिन ये जो बी नंबर है यही क्या है? यही गलत को हमने छांटा है। यानी प्रजाति केंद्रवाद की जो अवधारणा है ये किसकी है? ये मैकाइवर योंगपेज की ना होकर के किसकी है? इमाइल दुर्खीम जी की, ठीक है। आई होप आपको लर्न हो गया होगा। बी हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि विश्व में सबसे ज्यादा किस प्रजाति के लोग रहते हैं। यानी विश्व में सबसे ज्यादा कौन सी प्रजाति के लोग हैं, ठीक है, ये बताना है। मंगोलायड, निग्रिटो, नार्डिक या प्रोटो ऑस्ट्रेलायड, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किस प्रजाति के लोग हैं ये बताना है। तो सबसे ज्यादा किस प्रजाति के लोग रहते हैं? मंगोलायड। मंगोलायड यानी ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन प्रजातीय भ्रामकता यानी प्रजाति के बारे में भ्रम की स्थिति को व्यक्त करता है, हमें ये बताना है। निम्न में से कौन सा ऐसा कथन है जो प्रजातीय भ्रामकता को व्यक्त करता है। देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है कि प्रजातीय अंतः मिश्रण विकृत उत्पन्न करता है, ठीक है। बी है त्वचा के रंग जैसे आनुवांशिक लक्षण किसी प्रजाति के लिए अपवर्जक नहीं होते। तीसरा है कि सभी प्रजातियां क्या हैं? अशुद्ध हैं। और डी नंबर में दिया गया है कि उपरोक्त सभी यानी चारों हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें हमें बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन प्रजातीय भ्रामकता को व्यक्त करता है। तो कौन सा व्यक्त करेगा कि सभी प्रजातियां अशुद्ध हैं। ये क्या है? ये एक भ्रम की स्थिति है, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो सभी प्रजातियां हैं ये क्या है? अशुद्ध नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया गया है? सभी प्रजातियां अशुद्ध हैं। तो ये क्या है? एक ये भ्रामकता की स्थिति है, ठीक है। बाकी तीनों करेक्ट हैं। चलिए देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्रजाति का निर्धारण नहीं करता है, ठीक है। तो कौन सा ऐसा इसमें ऑप्शन है कि वो प्रजाति का निर्धारण नहीं करता है। देखिए त्वचा का रंग ये करता है, ठीक है। नासिका ये भी करता है, केस ये भी करता है, लेकिन किसी व्यक्ति का जो जन्म स्थान होता है, प्लेस, वो
प्रजाति का निर्धारण नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या होगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी बाकी तीनों, त्वचा का रंग हो गया, नासिका या और केस, ये सब प्रजाति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, लेकिन जन्म स्थान ये नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रजाति के निर्धारण में कौन सा एक भौतिक लक्षण अधिक अस्थायी माना जाता है। यानी जो प्रजाति के निर्धारण में कौन सा एक लक्षण है जो अधिक टिकाऊ या अस्थायी है। ठीक है, त्वचा का रंग, होठ, शारीरिक कद, शीर्ष देखना। ठीक है, तो त्वचा का रंग, होठ, शारीरिक कद या शीर्ष देखना। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी शीर्ष देखना। इसमें ऑनलाइन जो एग्जाम हुआ था उसमें कई बच्चों को कंफ्यूजन भी थी कि शीर्ष देखना कैसे होता है। फ्रेंड्स देखिए, जब सर ने अभी ऑनलाइन क्लास ली थी, जब उन्होंने रेस को पढ़ाया था तो उन्होंने बहुत अच्छे से लेक्चर्स में समझाया हुआ है। ठीक है, कि कैसे इसका फार्मूला है और क्या चीजें हैं। देखिए एक बार वीडियो जब हम देखते हैं तो हमें चीजें समझ में नहीं आती, तो कम से कम 2 से 3 बार आप लेक्चर्स को अच्छे से सुनिए, समझिए, और जो भी क्वेश्चन टेस्ट में आपके गलत हो रहे हैं किसी कारण से, ठीक है, तो उसको आप दोबारा सॉल्व करिए। जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उनको और भी अच्छे से 1-2 बार उसको रिवाइज करिए। ठीक है, ताकि वो एग्जामिनेशन में बिल्कुल भी कहीं पे गलत ना हो, वो आपके पूरे माइंड में एकदम अच्छे से सेट हो जाए। ठीक है, तो शीर्ष देखना ये क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। और इसमें सर ने बताया था, एक इंडेक्स बताया था CI, यानी CI मतलब क्रैनिकल इंडेक्स जिसको कहते हैं। ठीक है, और दूसरा उन्होंने बताया था NI यानी नोजल इंडेक्स। ठीक है, तो इसमें उन्होंने बताया था कि इस फार्मूले को कि सिर की चौड़ाई और बटे सिर की लंबाई 100 हो जाएगा। ठीक है, और नोजल इंडेक्स यानी नाक की चौड़ाई अपॉन नाक की लंबाई गुणे ये भी 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें जो हैं, सर हो गया, ये कभी चेंजिंग नहीं होती हैं, लेकिन त्वचा का रंग, शारीरिक कद और होंठ ये सब क्या होता है, ये सब डिफरेंस इसमें होता रहता है। लेकिन सर और ये सब चीजें, नोज, ये सब क्या होती हैं, ये सब जो है अस्थाई मानी जाती हैं। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से सर ने समझाया। आप वीडियो को 1 से 2 बार अच्छे से उसको लर्न कर लीजिएगा, अच्छे से उसको वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्न में से किसने प्रजातिवाद को मनुष्य की सबसे खतरनाक कल्पित धारणा माना है। ठीक है, यानी निम्न में से किसने प्रजातिवाद को मनुष्य की सबसे खतरनाक कल्पित धारणा माना है। यानी ये किसका विचार है कि जो प्रजातिवाद है ये मनुष्य के लिए सबसे खतरनाक है, ये किसने माना है। ठीक है, लॉर्ड रेगलस, बील्स एंड हाइजर, इन्होंने भी एक बुक लिखी थी ना, बील्स एंड हाइजर ने, क्या कौन सी बुक लिखी थी इन्होंने, व्हाट इज रेस। इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी अभी ऊपर, व्हाट इज रेस। बॉलेन, बिलियर्स और मैरट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये किसका अप्रोच था कि प्रजातिवाद को मनुष्य के लिए सबसे खतरनाक कल्पित धारणा मानते हैं। तो ये कौन मानते हैं, बॉलेन बिलियर्स महोदय। कौन मानते हैं, बॉलेन बिलियर्स। तो ऑप्शन सी क्या होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, बॉलेन बिलियर्स महोदय ने प्रजातिवाद को मनुष्य के लिए सबसे खतरनाक धारणा मानते हैं। ठीक है, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि जे.एच. हटन के अनुसार भारतवर्ष की प्राचीनतम प्रजाति कौन सी थी। ठीक है, यानी जे.एच. हटन के अनुसार भारतवर्ष की जो प्राचीनतम प्रजाति थी वो कौन सी थी, नार्डिक, मंगोलायड, निग्रिटो या प्रोटो ऑस्ट्रायड। ठीक है, तो जे.एच. हटन ने भारतवर्ष की जो प्राचीनतम प्रजाति को माना था, उन्होंने माना था निग्रिटो को। किसने, निग्रिटो, यानी ऑप्शन सी क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रजाति एक जैविकीय श्रेणी है। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये प्रजाति पे, कई बार एग्जामिनेशन में पूछी भी गई है। ठीक है, कि प्रजाति एक जैविकीय श्रेणी है, तो यह परिभाषा किसने दी है, फ्रेंच बोआस, मैकाइवर योंगपेज, क्रोबर या ग्रीन। ठीक है, तो फ्रेंड्स प्रजाति एक जैविकीय श्रेणी है, ये जो परिभाषा दिए हैं ये किसने दिए हैं, ये दिए हैं मैकाइवर योंगपेज महोदय। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, नेचर ऑफ कल्चर, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है ये, नेट एग्जामिनेशन में पूछी गई प्रीवियस ईयर
जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया था 25, उसमें भी ये बुक मैंने बताई थी। नेचर ऑफ कल्चर पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? मैकाइवर, ग्रीन, क्रोबर या कोहेन। ठीक है, तो नेचर ऑफ कल्चर ये जो बुक लिखी थी ये किसने लिखी थी? क्रोबर महोदय ने। किसने? क्रोबर। और इनकी एक बुक और भी है इसी के साथ में। ठीक है, तो मैं उसको भी बता दे रही हूँ। नेचर ऑफ कल्चर और ट्री ऑफ कल्चर, कल्चर से रिलेटेड वो भी बुक है इनकी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्री ऑफ कल्चर। तो आप ये दोनों बुकें इनकी लर्न कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्रोबर जी के। ठीक है, नेचर ऑफ कल्चर और ट्री ऑफ कल्चर, ये क्रोबर महोदय की दोनों बुकें हैं। ठीक है, देखिए अगली बुक है मैन इन द प्रिमिटिव वर्ल्ड। मैन इन द प्रिमिटिव वर्ल्ड जो बुक है उसके लेखक कौन है? ठीक है, मैन इन द प्रिमिटिव वर्ल्ड, ये बुक किसकी हो जाएगी फ्रेंड्स? मैन इन द प्रिमिटिव वर्ल्ड, मैकाइवर, ग्रीन, होबल या क्रोबर। ठीक है, तो मैन इन द प्रिमिटिव वर्ल्ड जो बुक है ये किसकी है? ये है होबल महोदय की। किसकी बुक है फ्रेंड्स? होबल। होबल महोदय की बुक है मैन इन द प्रिमिटिव वर्ल्ड। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या होगा हमारा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स एक बुक ऐसे और आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैन एंड हिज वर्क। मैंने कई बार इस बुक को बताया भी है, मैन एंड हिज वर्क। ये बुक किसकी है? एक मिनट मैं यहीं पे लिख दे रही हूँ। मैन, बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है जब एक जैसी बुकें रहती हैं। मैन एंड हिज वर्क, ये किसकी बुक है? तो फ्रेंड्स ये जो बुक है ये है हर्षकोविट्ज़ जी की, बहुत ही फेमस बुक है। ठीक है, देखिए मिल रही है, तो बिल्कुल भी हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, मैन एंड हिज वर्क ये जो बुक है ये है हर्षकोविट्ज़ की, और मैन इन द प्रिमिटिव वर्ल्ड जो बुक है ये है किसकी? होबल महोदय की। किसकी है? होबल। आई होप आपको लर्न हो गया होगा। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रजाति एक वैज्ञानिक अवधारणा है। ठीक है, जो प्रजाति है वो क्या है? एक वैज्ञानिक अवधारणा है। ये किसने कहा है? प्रजाति एक वैज्ञानिक अवधारणा है, तो ये कहा है फ्रेंड्स फ्रेंच बोआस महोदय ने। किसने कहा है? फ्रेंच बोआस। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने प्रजाति को क्या माना है? एक वैज्ञानिक अवधारणा माना है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि हर्बर्ट रिजले ने भारतीय जनसंख्या को बृहद 7 प्रजातीय समूहों में वर्गीकृत किया है। अपने वर्गीकरण में उन्होंने किस शब्द का प्रयोग नहीं किया? ठीक है, हर्बर्ट रिजले ने भारतीय जनसंख्या को बृहद 7 प्रजातीय, कितने? 7। अभी ये क्वेश्चन पूछा भी गया था ना कि कितने भागों में बांटा है, तो 7 प्रजातीय समूहों में उन्होंने वर्गीकृत किया था। उन्होंने अपनी वर्गीकरण में किस शब्द का प्रयोग नहीं किया है? ठीक है, ये बताना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी गया है आगे, मतलब प्रीवियस ईयर में। ठीक है, सीथो द्रविड़, इंडो आर्यन, मंगोलायड और निग्रिटो। तो फ्रेंड्स ये जो निग्रिटो वर्ड है इसका यूज हर्बर्ट रिजले ने नहीं किया है। ठीक है, बाकी तीनों सीथो द्रविड़, मंगोलायड और इंडो आर्यन इन्होंने साथ में यूज किया, लेकिन निग्रिटो ये इस शब्द का यूज नहीं किया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसने टेक्नोलॉजिकल लैग, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये नेट एग्जामिनेशन में और अदर एग्जामिनेशन में भी ये पूछा गया है कि टेक्नोलॉजिकल लैग की अवधारणा का प्रयोग किसने किया है? ठीक है, तो किसने किया? आगमन योंगनिमकाफ, मैकाइवर योंगपेज, गिलिन योंगगिलिन या कोई नहीं। ठीक है, तो टेक्नोलॉजिकल लैग को हिंदी में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रौद्योगिक विलंबना। क्या कहते हैं? प्रौद्योगिकी विलंबना। आई होप आपको याद आ गया होगा कि प्रौद्योगिकी विलंबना या टेक्नोलॉजिकल लैग की चर्चा किसने की थी? तो ये की थी फ्रेंड्स मैकाइवर योंगपेज ने। किसने किया है? मैकाइवर योंगपेज। और आगमन योंगनिमकाफ देखिए यहाँ दिए गए हैं, इन्होंने किस लैग की बात की है? इन्होंने कल्चरल लैग की बात की है। किसकी? कल्चरल लैग, यानी सांस्कृतिक विलंबना की इन्होंने अवधारणा दी है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? मैकाइवर योंगपेज। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि लोकतंत्र में राजनीतिक समाजीकरण के प्रकारों को निम्नलिखित में से कौन सी एक संरचना अधिकतर पूरा करती है, यानी कौन सी एक ऐसी इसमें संरचना है चारों ऑप्शन में जो राजनीतिक समाजीकरण के प्रकारों को अधिकतर पूरा करती है। प्रभावक गुट जो होते हैं, नौकरशाही, सरकार या राजनीतिक दल। तो फ्रेंड्स जो राजनीतिक दल होते हैं ये क्या करते हैं, ये संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 21 जून 2020 को अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस का कौन सा प्रसंस्करण मनाया गया। अभी जो 21 जून 2020 को अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया था उसका कौन सा प्रसंस्करण मनाया गया ये हमें बताना है। देखिए चौथा, पांचवा, छठा या सातवां। तो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करंट बेस पे भी आजकल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इस लिहाज से एक दो क्वेश्चन करंट बेस पे भी डाले जाते हैं टेस्ट में। ठीक है, तो 21 जून 2020 को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का जो प्रसंस्करण मनाया गया वो था छठा। ठीक है, छठवां योगा दिवस मनाया गया। तो ऑप्शन सी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2020 के अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस के लिए कौन सी थीम सुनिश्चित की गई है। आजकल थीम भी पूछी जाती है। अभी देखिए पर्यावरण दिवस के लिए भी थीम सर ने अगला जो टेस्ट हुआ था हमारा 25 नंबर पिछले संडे को, उसमें पर्यावरण की थीम पूछी गई थी कि क्या रखी गई है इस बार की। वैसे ही अभी जो अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस हुआ है उसका संयुक्त राष्ट्र संघ ने थीम क्या रखा है ये पूछा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट पे क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनेशन में। देखिए योगा विद गुरु, माई लाइफ माई योगा, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम या सेफ योगा, हेल्दी योगा। ठीक है, तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा, क्या थीम रखी गई है अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस की। ठीक है, ये हमें बताना है। तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी योगा फॉर हेल्थ और योगा एट होम। यानी आपने देखा होगा कि सभी लोगों ने ये अपने घर से ही योग किया था। ठीक है, घर से ही रह के हमें योग करना था। तो योगा फॉर हेल्थ और योगा एट होम। तो ऑप्शन सी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, किसने कहा है कि वैश्वीकरण विश्व चेतना की एक संपूर्ण के रूप में तीव्रता प्रदान करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नेट एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ठीक है, कि वैश्वीकरण विश्व चेतना की एक संपूर्ण के रूप में तीव्रता प्रदान करता है। तो ये किसने कहा है फ्रेंड्स, एंथोनी गिडिंग्स, रॉबर्टसन, डीएन धनाग्रे या फेरांटी। तो ये किसने कहा है कि जो वैश्वीकरण है ये विश्व चेतना को एक संपूर्णता के रूप में तीव्रता प्रदान करता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन किसने दी है, तो ये दी है फ्रेंड्स रॉबर्टसन महोदय ने। किसने, रॉबर्टसन, यानी ऑप्शन बी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो सीरीज थी ये यहीं पे फिनिश होती है। ठीक है, फिर अगली टेस्ट सीरीज भी हम उसको डिस्कस करवाएंगे। तब तक फ्रेंड्स आप इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू सो मच।